लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन एंड बेसिकली हाइपर कंजुगेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस या इसमें सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है। एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। इट इज गिवन बाय बेकर एंड नाथन, therefore it is also known as Baker and Nathan effect। और इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्योंकि बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, therefore it is also known as no bond resonance। हाइपर कंजुगेशन से हम प्रूव करते थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकेटाइन एंड ऑल्सो हम प्रूव कर सकते थे दैट इज यू कैन से प्लस एम इफेक्ट ऑफ एल्काइल। तो एक रिवाइज कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो मैंने एक पहले सिंपल बना दिया है। दिस वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3। ओके, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ इसमें हाइपर कंजुगेशन कितने हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये दिस वन, इसको आप मान लीजिए जस्ट लाइक फंक्शनल ग्रुप या ये पाई बॉन्ड। और कौन सा सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन करता है? पाई बॉन्ड से अगले वाला कार्बन का CH सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ 3 CH है जिसको मैंने सिंपल भाषा में 3 अल्फा हाइड्रोजन कह दिए और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है या 6 हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इस एल्कीन में 6 आपको ऐसे गिनना है। तो अब हम कहेंगे कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। सपोज ये मैंने आपको बना के दिए थे कल क्वेश्चन, उन्हीं को रिपीट कर दे रहे हैं कि लेट सपोज ये एल्कीन है दिस वन और एक एल्कीन ये है दिस वन। ओके, एक एल्कीन ये है। कोशिश यही कर रहे हैं कि कल से थोड़े से अलग ही दिखे आपको, है। ओके, दिस वन और एक एल्कीन ये है बेटा। ठीक है, 3 एक और कर लेते हैं, 4 पिक्चर बना लेते हैं। दिस वन, ठीक है, एंड इन चारों में अब आपको काउंट करने हैं कितने हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर्स हैं। ओके बच्चों, ये कल ही वाला टॉपिक है, जस्ट एक रिवाइज कर दे रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन जितने ज्यादा होते हैं उतनी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर्स कितने आ रहे हैं ये आपको बेटा देखना है। जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, देखिए पहले वाले में बताओ बेटा कार्तिक, पहले में कितने आए? अच्छा अभी आपने नहीं किया, देख लीजिए। वेरी गुड, पहले में 10 हाइपर कंजुगेट होंगे क्योंकि ये अगर आप ब्रैकेटाइज करेंगे और इसके बाद बच्चे आप ये देखेंगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो डायरेक्ट आपके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हैं। गुड बेटा, सेकंड में बताइए कितने हैं? सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? बाकी बच्चे भी बताना चाहें तो बताइए, सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो सेकंड बेटा, सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन है 0। व्हाट इज द रीजन? ये आपको मैंने कहा ब्रैकेटाइज कर लीजिए। ये अल्फा कार्बन आया और अल्फा कार्बन नहीं, आई एम सॉरी, एक भी नहीं है, नहीं है। 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पे कार्बन ही लगा है और अगर चारों वैलेंसी पे कार्बन लगा है तो यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन आए, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो आपको देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है ये देखना होता है ना। तो डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए हाइपर कंजुगेशन नहीं। तीसरे में बताइए, यहाँ पे भी आपका आंसर गलत है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो भैया 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हुए ना बेटा। क्या कर रहे हैं? अरे रे 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 आई एम सॉरी, इस बारी मैं गलत हूँ, मैंने डबल बॉन्ड गलत जगह देख लिया, रियली सॉरी, थोड़ा जल्दी हो गया मुझसे है, आई एम सॉरी। यहाँ आपका आंसर सही था, यहाँ 3 है अल्फा हाइड्रोजन और उसके बाद
3 अल्फा हाइड्रोजन ये है और ये रहा अगला अल्फा हाइड्रोजन। आई एम सॉरी, यहाँ एक ही है और आपका आंसर सही था। आई एम 4 अल्फा हाइड्रोजन। गुड। अब बताइए लास्ट पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? ज्यादा समझदार हो गए ये तो। 3। ये डबल बॉन्ड, यहाँ 2, और ये जो कार्बन है इससे 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक रह गया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया ना बेटा। तो इसलिए यहाँ आंसर 3। तो ये हमने कल की पढ़ाई की थी, हमने जस्ट रिवाइज करा दिया जब तक बच्चे आ रहे थे कि कल हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था और उसका एक एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये बन जाता है कार्बोकैटाइन के लिए बेटा। ये है कार्बन, इस पे प्लस चार्ज है और यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। अगेन इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और 2 CH3 है, एक H है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के लिए क्या करना है हमें, ये जो प्लस चार्ज है ये ऑर्बिटल खाली है और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यानी ये पिछला कार्बन है ना, इसका हाइड्रोजन जो होगा वो बॉन्ड छोड़ देगा या वहां से हाइपर कंजुगेशन होनी है। और ये मैंने बनाया कार्बन पे प्लस चार्ज, सिर्फ एक बारी CH3 है और यहाँ पे कार्बन से H ही H लगे हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो हाइपर कंजुगेशन के लिए जो आप हाइड्रोजन देखते हैं वो कितनी कितनी हैं, तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन के लिए जो आप हाइड्रोजन देखना चाहते हैं वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि पड़ोस वाला कार्बन जो होगा वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा। और यहाँ वो 3 हाइपर कंजुगेशन की हाइड्रोजन है, जिसे हम सिंपल भाषा में 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो ये वाली एल्कीन सॉरी ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 6 है, फिर 3 है, एक भी नहीं है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना कार्बोकेटाइन स्टेबल है। एक बारी मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कैसे हुआ। तो बच्चों ये है कार्बन, इस पे ये प्लस चार्ज, पीछे ये रहा कार्बन और ये रहा हाइड्रोजन। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे प्लस चार्ज यानी ऑर्बिटल खाली है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली और पड़ोस वाले ऑर्बिटल पे माइनस चार्ज, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं। तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, बाकी चीजें अपनी जगह हैं, ये ऑर्बिटल अब खाली हो गया या प्लस चार्ज यहाँ आ गया। बाकी इस कार्बन पे जो लगे थे बेटा, जैसे लगे थे वो वैसे ही लगे रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया है और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से रेजोनेंस करते रहेंगे। तो कौन से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए? भैया जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके हाइड्रोजन थोड़ी जा रहे हैं, उससे पिछले कार्बन, यानी इसे हम कह दिया अल्फा कार्बन। तो कार्बोकैटाइन का पिछला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं ये देखने हैं। और ऑब्वियस सी बात है कार्बोकैटाइन ये वाला आपका एक ही कार्बन से जुड़ा था, तो भैया इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन और ये दोनों HH हैं, ये H नहीं देखने। तो अब अगर पिछले वाला क्वेश्चन फिर से मैं आपको दिखाऊं तो आपको शायद दिख गया होगा बच्चों कि यहाँ पे आपको इस कार्बन इस कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो इस कार्बन के पिछले कार्बन पे देखिए, ये 3 पिछले कार्बन है और इन तीनों पे ही 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कल की हेडिंग हमारी चल रही है बच्चों कि अल्फा हाइड्रोजन गिनने थे और अल्फा हाइड्रोजन से हम बता रहे थे एल्कीन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। चलो बच्चों आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। होपफुली सारे बच्चे आ गए हैं। बेटा हम पढ़ चुके हैं इस समय इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ऐसी एक और इफेक्ट है इसमें जो टेम्परेरी है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? बच्चों जैसे सिग्मा बॉन्ड जब परमानेंट शिफ्ट हो रहा था तो इंडक्टिव था, जब सिग्मा बॉन्ड ही टेम्परेरी शिफ्ट होता हुआ दिखेगा तो इंडक्टोमेरिक होगा। ऐसे ही पाई बॉन्ड जब परमानेंटली इधर उधर घूम रहा है लगातार तो मीजोमेरिक था। पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड सिर्फ तभी घूमे, तभी डीलोकलाइज हो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आया है। जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा
तब ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? बच्चों हमने ये कहा कि ये एल्डिहाइड या कीटोन कोई चीज है, और इस कीटोन में ये डबल बॉन्ड यहाँ का यहीं रहता, हमेशा यही रहता, चेंज ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसमें कोई अटैक करने आता है, जैसे CN नेगेटिव या कोई, तो जब ये अटैक करने आता है उस समय, इसके अटैक के समय ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते, और इनके इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से ये चार्जेस आ गए। सपोज अटैक नहीं हुआ या और कोई पावरफुल थिंग दिख गई जहां पे CN अटैक कर गया, इस पे अटैक नहीं हुआ, अगर अटैक नहीं हुआ ये वापस इधर चला जाएगा। यानी ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था ये टेम्परेरी था, और अगर टेम्परेरी मूवमेंट हुआ और अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में हुआ तो जो इफेक्ट आएगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की? It is the movement of pi electron generally towards more electronegative element under the influence of attacking reagent. या स्टार्टिंग ही यहां से करें तो अच्छा है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जब अटैकिंग रिएजेंट आए होंगे या होंगे, excuse me, in presence of attacking reagent the movement of pi electron is called as electromagnetic। और इसे हम डीलोकलाइज वर्ड नहीं कहते हैं। ओके बेटा, एक मिनट बेटा, स्क्रीन अगर ब्लर आ रही है तो पहले बता देना, तो मैं कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो मुझे पूरी उम्मीद थी फोर इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखी जा चुकी होगी, आई होप सो, नहीं लिखी तो अब लिखो। इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मूवमेंट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन गए, ये इसका एग्जाम्पल है। और एज सुन एज अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, अगर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक नहीं किया, रिमूव हो गया, द ओरिजिनल कंडीशन इज रीस्टोर। तो ओरिजिनल कंडीशन रीस्टोर हो। अब इसका ये क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा गया आज तक, पॉपुलर है, वो ये है कि इसमें अगर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, इलेक्ट्रोफाइल या ये कहें अटैकिंग रिएजेंट जब आया, तो अटैकिंग रिएजेंट आया तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने कलर कर दिए हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। इसको मैंने कार्बन नंबर 2 कहा है, यहां से नंबरिंग हो रही है क्योंकि ये कार्बन नंबर 3, तो ये किधर जाने चाहिए, कार्बन नंबर 2 या 3? तो बच्चों इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 पे जाने चाहिए। उसका रीजन है ये कि यहाँ ये मतलब टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग पावर ज्यादा होगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने चाहिए। तो एक आंसर है कि ये कार्बन नंबर 2 पे प्लस चार्ज आना चाहिए, कार्बन नंबर 2 पे माइनस चार्ज आना चाहिए, और यहां प्लस। तो ये आ रहा है इसमें हाई प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है इसलिए। ओके। और एक थ्योरी कहती है नहीं भाई ये ऐसे आएगा, यानी यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा। ये थ्योरी क्यों कह रही है यहां माइनस आएगा? ठीक है, ये थ्योरी क्यों कह रही है बेटा यहां माइनस आएगा? तो उसका एक रीजन है, उसका रीजन है कि अगर आप कार्ब कैटाइन बना के देखेंगे तो ये वाला कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। फिलहाल जनरली प्लस, जो पहला वाला आंसर है ये ज्यादा बोला जाता है कि यहाँ प्लस आई ज्यादा है, वहां प्लस आई कम है। तो ये मैंने ऐसे करके शो कर दिया है बच्चों कि इसका प्लस आई लेस है, और यहाँ इनका प्लस आई मोर है, इसलिए। क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? किसी बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डाउट है तो बताइए, और वही तरीका 1 2 3 लिख दीजिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लियर है 1 लिख दीजिए, नहीं क्लियर है 2 लिखिए। ओके, सात्विक क्या दिक्कत आ रही है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में? विजय क्लियर है?
संजना नहीं क्लियर सर एक बार समझा दीजिए दोबारा। ओके, देखो बेटा एक बार फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से समझते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक और मीजोमेरिक में कोई बहुत बड़ा अंतर, बस मीजोमेरिक में लगातार घुमाते रहते थे कि कंजुगेशन जहां तक है वहां तक चलाते रहिए। इलेक्ट्रोमेरिक में ये नहीं कह रहे कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा घूम रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक यहां से सीखना शुरू करिए। ये कहा जा रहा है कि यहाँ कीटोन में पाई बॉन्ड है, एल्डिहाइड कीटोन में पाई बॉन्ड है, लेकिन वो हमेशा डीलोकलाइज नहीं है, डबल बॉन्ड वहीं का वहीं। लेकिन जैसे सीएन नेगेटिव आके जुड़ता है या अटैक करता है, तो अटैक करने जब ये आता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए, मतलब किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए और एक तरफ प्लस चार्ज आया। तो ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ या चार्ज डेवलप हुआ, इसकी वजह से, यानी पाई इलेक्ट्रॉन मूव हुआ लेकिन किसी अटैकिंग रिएजेंट की वजह से। तो जब डीलोकलाइजेशन, जब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किसी अटैकिंग रिएजेंट की वजह से, तो वो इफेक्ट कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। As soon as the attacking reagent removed, अगर attacking reagent हटा दिया जाए, the original condition is restored, वो दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक में क्या अंतर है? इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन से चलता था, मीजोमेरिक पाई से चलता है, इलेक्ट्रोमेरिक पाई से चलता है। इंडक्टिव और मीजोमेरिक परमानेंट इफेक्ट से हमेशा लगते हैं, अटैक करने कोई आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इलेक्ट्रोमेरिक कैसा है? टेम्परेरी, जब कोई अटैक करने आएगा तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। टेम्परेरी परमानेंट में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। जिन्हें नहीं क्लियर है एक बार फिर समझे। आप सपोज एक सिचुएशन सोचिए तो आपको क्लियर होगा कि आप टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं। ठीक है, सपोज आप घर पे बैठे हो और ऑब्वियसली इन जनरल जो भी आप कर रहे हो, गाने देख रहे हो, गा रहे हो, डांस कर रहे हो, व्हाटएवर, एकदम से डोर बेल बजती है, आपने घड़ी पे नजर मारी, ओके ये टाइम से अटैकिंग रिएजेंट का है, बापू आने वाला है। आपके दिमाग में आ गया ये हो ना हो जो पिताश्री बाहर खड़े हैं। आपके गाने बंद हो गए, म्यूजिक बंद हो गया और आपने किताबें खोल ली। मतलब वो जो म्यूजिक चल रहा था ना, डांसिंग, ये वो खत्म होके अब रघुपति राघव राजा राम घर में चल रहा है। इंग्लैंड में भी इंडिया का माहौल लग रहा है। तो जैसे पिताजी अमरीश पुरी घर में घुसे, लाजो कितना अच्छा माहौल है, तो पिताजी खुश हो गए तुमसे। तो ये वाला जो सिनेरियो है ना, कि उसके आने पे जैसा वो चाहता था वैसा माहौल हो गया, दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट। और टेम्परेरी हमेशा सुकून देता है, मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शन को हमेशा स्पीड अप करता है, रेट को बढ़ाता है। क्यों? वो आया ही उसी की वजह से। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? इसी कंडीशन में फिर सोच के देखो, बहनें हैं, घर में हैं, खेल रही हैं, गा रही हैं, माता जी भी डांस वांस चल रहा है और गाने चल रहे हैं। ठीक है, मतलब वही इंग्लिश सॉन्ग में टिंग 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 चल रहा है और एकदम से डोरबेल बजी। उन्हें याद आया अमरीश पुरी है, ये याद आया, ये डीडीएलजे पिक्चर का एक सीन है, जब देखोगे आएगा, अपने पिताजी से पूछ लेना, उन्हें याद आ जाएगा, उनके जमाने की है। क्योंकि फिलहाल दरवाजा खुला और अमरीश पुरी अंदर आया और आपने अब की गाने नहीं बदले। सोचिए अगर ऐसा हो, लाजो, और एक ने काजोल ने उसे पकड़ के खींच लिया, तू भी नाच बड्डे, चलो वो भी नाच रहा है। तो अगर ये हो तो बेटा अमरीश पुरी को अगले सेकंड हार्ट अटैक और उसके अगले सेकंड पिक्चर खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मतलब परमानेंट इफेक्ट का रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेरी इफेक्ट हमेशा बढ़ाएगा, गारंटेड है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी तो आया ही उसकी वजह से, और परमानेंट वाले को पता ही नहीं है कि आने वाले को सपोर्ट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, उसके इनवर्स जा रहा है। तो परमानेंट इफेक्ट यानी इंडक्टिव और मीजोमेरिक में इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, में डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये टेम्परेरी है और ये इलेक्ट्रोमेरिक अटैकिंग रिएजेंट के आने पे आए।
अब मान लो अमरीश पुरी के घर पे घुसने के बाद एक कॉल आती है कि वापस स्टोर पे आओ, किसी को डिस्प्रिन चाहिए, और ये वापस चला जाता है। लेट सपोज पिक्चर में ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, वहां ये डिस्प्रिन लेने जाता है, वो लड़के नाटक करके डिस्प्रिन की जगह केन वाली कोई बॉटल ले जाते हैं, वॉट एवर। ये घर से निकले और गाने वापस दोबारा वही वाले शुरू हो जाए, तो ये चीज टेम्परेरी इफेक्ट। बोलो क्लियर है? अब बताओ भैया, पिक्चर को छोड़ के क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया? ये जितने बच्चों ने 1 लिखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए 1 लिखा है ना। मालूम हुआ बाद में बोले हम तो समझ रहे थे ये पिक्चर के लिए पूछ रहे हैं, डीडीएलजी के लिए, हमें तो पूरी कहानी याद आ गई है, हम तो एंड तक सब बता देंगे। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, आजा सिमरन आजा। चलो ये है कहानी। हेलो, हाँ वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट अगली हेडिंग पे शिफ्ट होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना था, सिर्फ इतना था कि अटैकिंग रिएजेंट आया, उसकी प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, या जहां प्लस आई ज्यादा है वो पुशअप करके दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक देंगे, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज electromagnetic effect. It always increases the rate of reaction. It never decreases because it comes due to attacking reaction. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे शिफ्ट होते हैं बच्चों। अब चैप्टर में बहुत छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। अगली हेडिंग का नाम है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, टाइप, आई होप सो आपको वर्ड समझ में आते होंगे। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, बेसिक ये 4 हैं और भी, लेकिन पहले हम इन 4 को डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी में भी 2 और दे रखी हैं, उनको भी देख लेंगे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जो रिएक्शन कह रहा हूं उसको कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते हो, आप लाइफ में कई जगह ये वर्ड सुन चुके हो, समझ चुके हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो वहां से सोचें, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, फील्डर इंजर्ड हो गया, तो उसकी जगह दूसरा फील्डर जब आता है तो सब्स्टिट्यूट कहलाता है। जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको याद हो कुछ सालों पहले तक या कुछ जमाने पहले वो स्कूल जाते थे, कभी कभार एक टीचर एब्सेंट होता था, तो उस पीरियड में एक सब्स्टिट्यूट आता था। अब वो जो भी अरेंजमेंट कहते हैं वॉट एवर, बट इट इज सब्स्टिट्यूट। उस टीचर की जगह कोई दूसरा आ रहा है, सब्स्टिट्यूट। जो बच्चे दवाइयां ज्यादा खाते हो या ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, बेसिकली डॉक्टर बनना चाहते हो, ऐसे कह देते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन दवाइयां ज्यादा खाने वाले डॉक्टर नहीं होते, मरीज होते। तो ये दवाई लेने दुकान पे गए, उसने कहा ना ये सॉल्ट तो है, इस कंपनी का नहीं है, तो हम कहते हैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इसकी जगह कोई और आना सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे ये हमारी कोई एक रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है चीज वही होगी। समझ में आया? मतलब अगर आप बाजार में डिस्प्रिन लेने गए हो तो डिस्प्रिन में जो सॉल्ट होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वही सॉल्ट चाहिए, चाहे उस कंपनी का नाम कुछ भी हो, लेकिन होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। फील्डर अगर सपोज विकेट कीपर इंजर्ड हुआ तो विकेट कीपर ही आएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूट वही आएगा, चीज वही होगी, ये दिमाग में रखना। अब यहां अगर आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छी बात है। क्या आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया कि भैया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? पहला पॉइंट ये समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। काहे है सब्स्टिट्यूशन? भैया एक्स हटा वाई आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। यहां भी कार्बन से 4 बॉन्ड थे, यहां भी 4 बॉन्ड थे, कंडीशन पहले जैसी है, बट एक्स की जगह वाई है, एक्स की जगह वाई है, इसलिए ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अरे भैया कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन का नाम रखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक का नाम रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक का नाम रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ये कौन सा है? तो आपको ये देखना है ये बाबूजी कौन है। ये वाले बाबूजी नेगेटिव चार्ज हैं। नेगेटिव चार्ज चीजें कहलाती हैं केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भरपूर है ना, तो इलेक्ट्रॉन भरपूर है तो ये कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल बंधु यहां आए और इन न्यूक्लियोफाइल बंधु को बाहर कर दिया। भैया न्यूक्लियोफाइल कोई सब्स्टिट्यूट करेगा, विकेट कीपर कोई सब्स्टिट्यूट करेगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल लिया।
और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और लेकिन ना इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बेटा कहा जाता है एसएन रिएक्शन। फुल फॉर्म कुछ लोग इसकी कह देते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। हाँ भैया, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल हटा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग का, किसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन? व्हेन एनी एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम और ग्रुप, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन। क्या है सब्स्टिट्यूशन? जब केमिस्ट्री में कोई एक एटम ग्रुप हट जाए और दूसरा एटम और ग्रुप आ जाए तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक की जगह दूसरे ने ली। पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है तो गारंटेड वो न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, यहां का एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब कहलाया जाएगा व्हेन द ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और द ग्रुप which is doing substitution both are nucleophile, then the reaction is termed as nucleophilic substitution. ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल आया दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, एक फ्री रेडिकल आया दूसरे फ्री रेडिकल को हटा दिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब वो ग्रुप आके जुड़ गया, दूसरा वैसा ही वाला ग्रुप उसने हटा दिया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। तो आपको फोकस करना है अटैकिंग रिएजेंट पे। ये आ रहा है अटैक करने, और ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखने का तरीका पहले दिन से बता रहा हूं। किसी के घर पे चोरी हुई तो प्रोसेस चोरी कहलाया, तो अटैक करने वाला चोर था। किसी की डकैती हुई, याद आया, घोड़ों पे आए, डुगडू 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 डुगडू, लाला बंदूक लेके डकैती हुई, तो प्रोसेस डकैती, तो पर्सन डकैत। यानी अगर प्रोसेस का नाम देते हैं तो पर्सन के हिसाब से देते थे, ऐसे यहां ये न्यूक्लियोफाइल है तो प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिक, और क्योंकि इसने यहां सब्स्टिट्यूशन किया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट हो गया, डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। सॉरी, पहले डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने कॉपी में क्या लिख ली? व्हेन एनी एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर एटम और ग्रुप, द प्रोसेस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। The valency, the hybridization, the shape do not changes. जिसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसपे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसकी वैलेंसी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप, यानी ये कार्बन पहले भी 4 बॉन्ड से जुड़ा था, यहां भी 4 बॉन्ड से जुड़ा है, पहले भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, अब भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंसी चेंज नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ इसलिए चेंज होगी कि ये एटम हो सकता है छोटे साइज का और ये बड़े साइज का हो, तो बॉन्ड लेंथ में वेरी और चेंज, बट द हाइब्रिडाइजेशन, बट दिस वन इज डू नॉट चेंज। हाइब्रिडाइजेशन हुई, वैलेंसी हुई या सिग्मा बॉन्ड हुए, वो सब वही के वही है। एक और एग्जांपल ये लिखा है बच्चों हमने, ये रहा कार्बन, ये 4 बॉन्ड है, यहां कोई एक एटम लगा है, वाई एटम, और चलो हम चेंज कर लेते हैं बेटा, जिससे कि आपको लगे दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये मैंने लिया है बेंजीन की रिंग, ओके, यहां मैंने H दिखाया है और मैंने एल्काइल ग्रुप से अटैक दिखाया है, और बाद में ये एल्काइल ग्रुप मैंने यहीं पे दिखा दिया है और H प्लस अलग कर दिया है। तो आई होप सो आपको शायद इसका नाम पहचानना आसान हो, ठीक है। ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, वो सब छोड़ो, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है? और अगर सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है तो कौन सा है आंसर? कोई बात, वेरी गुड वंशिका, बिल्कुल सही है, इट इज गुड। बाकी लोग भी बताइए। ये एक सब्स्टिट्यूशन है और सब्स्टिट्यूशन में ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। वेरी गुड बेटा सात्विक, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और शॉर्ट में अगर आप लिखेंगे ना तो आपको सिर्फ SE लिखना था, इतना ज्यादा नहीं लिखना था। वेरी गुड बेटा, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी एक एग्जांपल और कराऊंगा जिससे एकदम क्लियर हो जाए। ये लिखा है मैंने RH एल्केन और या
इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कर दी सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये RCl और HCl बना है। तो मैंने जानबूझ के आपकी पूरी रिएक्शन दिखाई है और आपसे कहा है कि आप पहचानिए क्या ये एल्केन का सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। वेरी गुड। तो इतना तो सब बच्चों को समझ में आ ही गया है कि यहाँ H था और बाद में Cl आया है, तो H हटके Cl आया है। वेरी गुड वंशिका, ये सब्स्टिट्यूशन है और फ्री रेडिकल है। बेटा एडिशन कैसे कहोगे? अरे विजय बेटा एडिशन कैसे कह दिया आपने? एडिशन मतलब होता है कोई चीज आके एकदम कंप्लीटली ऐड हो जाए, जुड़ जाए, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक हट के दूसरी आए। तो आपको Cl जब आया तो H हटा है, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना बेटा। और ये जो सनलाइट है इससे आप अभी अंदाजा लगाइए, ये अभी आगे और पढ़ाऊंगा, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, ये मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था। और इसलिए बच्चों सनलाइट की अधिकतर रिएक्शन जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, फ्री रेडिकल या सनलाइट की प्रेजेंस में, सॉरी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल आगे चलता है। एल्केन की सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल है। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये हुआ सब्स्टिट्यूशन, जो कि 3 तरह का है, और स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पे हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी हैं, उन्होंने रिएक्शन लिख के दी है और पहचानने के लिए कहा है क्या है, तो वहां आंसर आता है सब्स्टिट्यूशन है, और न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक वो आप देखिए। क्लियर है ये टॉपिक बच्चों? कोई डाउट? सब्स्टिट्यूशन क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। चलो बच्चों, आज मुझे थोड़ा कम रखना था इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आप लोग नहीं आए थे, स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो आज क्लास 10-15 मिनट पहले बंद करनी थी मुझे, थोड़ा सा जाना था, ठीक है। और 5 to 6 क्लास होपफुली आज होगी, और होगी तो मैं मैसेज डाल दूंगा, नहीं होगी तो भी मैसेज डाल दूंगा। 6 o'clock मैम की एक्स्ट्रा क्लास है ही है। और कई स्कूलों की डेट शीट आ गई है, जिन जिन की चिक्कर की आई है, एक आध और की आ गई है, तो जिन जिन की डेट शीट आई है काइंडली फॉरवर्ड टू मी। और सिलेबस भी अगर आपको दिया उन्होंने तो वो भी आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, ऑब्वियसली ग्रुप में ही करिएगा। अच्छा, ग्रुप में आप कर नहीं सकते, मुझे ही कर दीजिए फॉरवर्ड, जिससे कि मैं ये देख लूंगा कि आप जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस आ रहा है, तो अगर वो एक्स्ट्रा कराना है किसी बच्चे को या कुछ स्पीड में कराना है तो मैं करा दूंगा। और वैसे मेरा ज्यादा बचा नहीं है, हाइड्रोजन आपका एक्स्ट्रा हो चुका है, एस ब्लॉक आपका चल रहा है, और पी ब्लॉक में 2 ही ग्रुप हैं, 13 और 14, वो इतने बड़े हैं नहीं। और 14 में तो मैक्सिमम आपका 11th स्टैंडर्ड का या ये सॉरी 10th स्टैंडर्ड का कार्बन ही है, तो ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। जिन जिन की डेट शीट आ गई काइंडली फॉरवर्ड टू मी, ठीक है। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.